Hello everyone, welcome to channel. And in this lecture, we are going to discuss Unit 10, and the chapter is Social Defense and Criminal Justice System. So this is the first chapter of Unit 10 और आज इसको डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से जो भी जितने भी चैप्टर हैं सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे एंड एग्ज़ाम से पहले पहले ये जो यूनिट 10 है इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये जो पहला चैप्टर इसके अलावा आपको बता दें कि जो यूनिट 9 है उसके पूरे के पूरे वीडियो को पूरा कंप्लीट चैप्टर को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है देन काइंडली प्लीज़ विजिट द प्ले लिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियो फ्रॉम यूनिट 9 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर दैट इज सोशल डिफेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली इसकी जो बेसिक टर्म है सोशल डिफेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो सोशल डिफेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है हमारे सोशल वर्क का, और ये जो टर्म है ये एक इटालियन ओरिजिन से है। और सबसे पहले सोशल डिफेंस को यूनाइटेड नेशन के द्वारा जब अडोप्ट किया गया था 1948 में 1948 में, तब ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और वहीं पर अगर हम बात करें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिसके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों, सोशल डिफेंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब हम बारी बारी से दोनों को एक करके देखते हैं कि सोशल डिफेंस होता क्या है। अगर इसको हम हिंदी में समझें तो सोशल का मतलब होता है सामाजिक और डिफेंस का मतलब होता है प्रतिरक्षा करना, रक्षा करना या फिर केयर प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट देना, ये सभी के सभी इसका मतलब होता है। तो सोशल डिफेंस का मतलब ये है कि सोशल डिफेंस बेसिकली ये कंसर्न करता है उस मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन से, कुछ लोगों से, वो जो अंडर डेवलप्ड हैं या जिनको बहुत सारी सामाजिक आर्थिक या उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कमज़ोर हैं, तो उनको मदद देने के लिए ये सोशल डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है। जैसे सोशल डिफेंस इश्यू इंक्लूड जैसे कि ड्रग एब्यूज़ है या ओल्ड एज, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बहुत सारी समस्या होती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, हेल्थ को लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। या बैगरी मतलब होता है कि जो लोग भीख मांगते हैं। HIV एड्स, कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं इनको डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी मेंटल हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ट्रैफिकिंग, प्रोविजन सर्विसेज, प्रिजनर्स, जो लोग जेल में कैदी होते हैं उनको भी बहुत सारी प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि छोटी सी एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, ओवर क्राउडेड एरिया होता है, और इस प्रकार से उसके अलावा हेल्थ को लेकर के बहुत सारे कंसर्न होते हैं जेल के अंदर। तो इन सभी की चीज़ों को उनके लिए केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ट्रांसजेंडर की अलग समस्या होती हैं, इनको समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उनकी जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल डिफेंस मैकेनिज्म कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सोशल डिफेंस एक बोल सकते हैं कि ये नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव है मिलिट्री डिफेंस का। मिलिट्री डिफेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्राइम किया गया तो उस क्राइम को पनिश किया जाएगा उसके द्वारा, और मिलिट्री सिस्टम के द्वारा इस व्यक्ति को। तो इसके द्वारा जो किया गया काम है उसके लिए जो एक्ट बने हैं, जो लॉ बने हैं, उनके आधार पर इसको दंडित किया जाएगा। बट वहीं पर अगर हम बात करें सोशल डिफेंस की, तो सोशल डिफेंस में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई क्राइम किया गया है तो क्राइम के लिए उसको जो दंडित किया जाएगा, बट उस व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो आगे फ्यूचर में इस प्रकार की कोई गलती ना करे और वो अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ये बेसिकली सोशल डिफेंस और मिलिट्री डिफेंस में मेन डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं फिलॉसफी ऑफ सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस की फिलॉसफी क्या है, किस फिलॉसफी पर आधारित ये काम करता है। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि ये बेसिकली नॉन वायलेंट अल्टरनेटिव है, तो ऑफकोर्स ये इसकी जो फिलॉसफी है नॉन वायलेंस पर आधारित है। और जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी, नॉन वायलेंट थी। तो ये जो सोशल डिफेंस की फिलॉसफी क्या हुई, गांधीयन बेस्ड हुई। और जब ये गांधीयन बेस्ड फिलॉसफी हुई, इनके जो गांधी जी का क्या प्रिंसिपल था, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत काम किया गया तो उसके किए गए काम को आप हेट करिए, ना कि उस इंसान को। ये बेसिकली
इन गांधी जी की प्रिंसिपल था, उनका ऐसा मानना था। तो उसी उन्हीं के प्रिंसिपल पे आधारित ये फिलॉसफी है। और ये जो सोशल डिफेंस की फिलॉसफी है गांधीयन बेस्ड है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोशल डिफेंस की जो फिलॉसफी है किस पर बेस्ड है, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको गांधी जी पे क्लिक करना है, या फिर ऑप्शन में दिया होगा नॉन वायलेंस, तो इस पर टिक करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल डिफेंस डज नॉट बिलीव इन पनिशमेंट। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया, ये बेसिकली केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, इस पर पनिशमेंट पर फोकस नहीं किया जाता बिकॉज ये मिलिट्री मैकेनिज्म नहीं है। सोशल डिफेंस ऑलवेज फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एंड इसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं तो सोशल डिफेंस के माध्यम से उनको डाइवर्ट किया जाता है ताकि लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, ह्यूमन वैल्यूज़ को बढ़ावा मिले, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े उनका, और ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें अपने समाज में और समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दी चेंजिंग डायमेंशन ऑफ सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस के जो बदलते पहलू हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि सोशल डिफेंस किस प्रकार से इवॉल्व हुआ और समय समय पर क्या क्या उसमें बदलाव आए, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो सोशल डिफेंस इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक सब्जेक्ट। डायनेमिक का मतलब होता है कि ये टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं इसके मीनिंग में, इसके मतलब में, और उसी को देखते हैं। जैसे कि एट द टाइम ऑफ द एवोल्यूशन जब स्टार्टिंग में देखें तो ये बेसिकली अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ वर द बेस्ट मेथड फॉर फाइट अगेंस्ट द क्राइम एंड इनजस्टिस। अगर किसी के द्वारा कोई क्राइम किया गया या कोई इनजस्टिस हुआ है तो उसके लिए जो क्रिमिनल लॉ बने होते हैं उस टाइम पे इनको बेस्ट माना जाता था, और माना जाता था कि इनके द्वारा समाज में शांति लाई जा सकती है। जो नए नए कानून, बहुत ही कठोर कानून बनाए जाते थे, रूल बनाए जाते थे, और उसके माध्यम से समाज को सही दिशा दी जाती थी। बट धीरे धीरे समय बदलता गया और कुछ समय बाद धीरे धीरे फिर सोशल डिफेंस को ये जो चेंजेस हुआ और ऐसा माना गया कि जो आइडिया है सोशल प्रोटेक्शन का, इस पर काफ़ी जोर दिया गया। और साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको पहले ही ठीक कर दिया जाए कि बजाय जाके आगे वो कोई क्राइम करे। तो प्रिवेंटिव मेजर पे भी फोकस किया गया। और ये सभी जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे, सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे, ये जो न्यू सोशल डिफेंस मूवमेंट था वो दुनिया में आया था। और उसी टाइम पे 1948 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी सोशल डिफेंस को डिफाइन किया गया था एज ए प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को ख़त्म करना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ऑफेंडर्स, और जो क्राइम जिसके द्वारा किया गया जो ऑफेंडर है उसको ठीक करना। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इसका जो मेन एम है कि समाज को, सोसाइटी को प्रोटेक्ट कराना फ्रॉम द क्राइम, उस क्राइम से जो कि समाज में जो जो ऐसे फैक्टर और ऐसी फोर्सेस जो कि क्राइम करती हैं उनको उनसे समाज को प्रोटेक्ट कराना, सोसाइटी को प्रोटेक्ट कराना, और साथ ही साथ जो ऑफेंडर है उसको ट्रीटमेंट देना, उसको रिहेबिलिटेट करना, उसको ठीक करना, एंड आल्सो क्रिएट, और ऐसी कंडीशन क्रिएट करना समाज में, कम्युनिटी में, ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके समाज में, और जो ह्यूमन बीइंग है उसकी ग्रोथ भी आगे हो सके। तो ये बेसिकली इसके जो डायमेंशन थी सोशल डिफेंस की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा सोशल डिफेंस को की जो डेफिनेशन है उसको क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ऑफेंडर्स। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एट द टाइम ऑफ एवेलुएशन, स्टार्टिंग में ये बेसिकली जो सोशल डिफेंस था इस किस प्रकार से वर्क करता था। तो शुरुआत में ये एज ए क्रिमिनल लॉ ही बनाए गए थे। ऐसा माना जाता था कि ये जो लॉ है यही समाज में जो अनसर्टेनिटी है, जो क्राइम है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बदलाव हुआ, फिर सोशल प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिव मेजर आया, और धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम में तो इसको एज ए सोसाइटी को इस प्रकार की समस्याओं से दूर करने के लिए जो ऑफेंडर है उसको भी ट्रीट किया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है, और साथ ही साथ कम्युनिटी को भी, एक कम्युनिटी में ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती हैं ताकि समाज अच्छे से जी सके और जो ह्यूमन बीइंग है उनकी ग्रोथ भी हो सके। तो ये थे बेसिकली डायमेंशन। अब हम देखते हैं कि सोशल डिफेंस जो मूवमेंट इंडिया में किस प्रकार से चलाए गए। तो हम बात करें अगर इंडिया की, तो स्टार्टिंग से ही इंडिया में ज़्यादा इस पर कुछ वर्क हुआ नहीं,
बिकॉज इंडिया में पहले से रूलर जो राजा थे इस पर जो किंग थे या जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे वही इंडिया को रूल करते थे। बट धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनकी जब पैरामाउंसी इस्टेब्लिश हुई कंट्री के अंदर, तो उनके द्वारा ज़रूर कुछ ऐसे कदम उठाए गए, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए गए, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली ये हिंदुस्तान के लिए नहीं बनाए गए थे, ये बेसिकली उन्होंने अपनी कंपनी के लिए बनाए थे, ताकि जो रूल्स रेगुलेशन है बन सके और हिंदुस्तानी जो सोल्जर थे या जो लोग वहाँ काम करते थे उनको गाइडेंस दिया जा सके और उनको कंपनी के फ़ायदे के लिए काम कराया जा सके। तो ये जो जितने भी एक्ट या प्रोविज़न उनके द्वारा लाए गए थे उनके अपने फ़ायदे के लिए लाए गए थे, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके। जैसे कि कुछ ड्राफ्ट हैं, जैसे कि इंडियन पुलिस एक्ट आया था 1861 में, इंडियन प्रिजनर एक्ट 1894, इंडियन प्रिजनर्स एक्ट 1900 है, रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 एंड इंडियन पीनल कोड 1860 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1884। तो ये कुछ ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ एक्ट लाए गए थे उस समय पे। और उसके बाद भी जितने भी कानून बनाए गए, एक्ट बनाए गए, उसमें बदलाव आता गया है, बिकॉज समय टू समय लोगों के द्वारा एजुटेशन किया गया और कुछ डिफरेंट कम्युनिटी की रिकमेंडेशन भी आई कि जो पुराने लॉ होते हैं उनमें चेंजेस करना ही पड़ता है समय के अनुसार, तो उनमें भी बदलाव आया। और आफ्टर इंडिपेंडेंस वेलफेयर स्टेट वाज एस्टेब्लिश एंड इन द मीनवाइल, और 1948 में यूनाइटेड नेशन में इसको अडॉप्ट किया गया और इस पूरी सिचुएशन को समझा गया। और उसमें काफ़ी कुछ उसके बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया तब काफ़ी बदलाव आया और डिफरेंट कंट्री में इसके लिए कानून बनाए गए सोशल डिफेंस के लिए। और इसकी वजह से, और इंडिया की बात करें तो इसमें इंडिया में एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ करेक्शनल सर्विस को इस्टेब्लिश किया गया। और जो टर्म थी ये जुडिशरी में भी काफ़ी पॉपुलर हुई और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी में भी। बाद में फिर धीरे धीरे ये जो सेंट्रल ब्यूरो बनाया गया था, बाद में इसका नाम, इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया और इसका नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, जो कि 1973 में बनाई गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस जो कि कब बनाई गई थी, 1973 में। और किसको रिकॉग्नाइज़ किया गया था, सेंट्रल ब्यूरो को। और इसको यूनाइटेड नेशन में कब अडॉप्ट किया गया था, 1948 में। तो ये कुछ हैं, इसको आप याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं इमर्जिंग इशू इन सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस में वो कौन कौन सी इशू हैं जिन पर सोशल डिफेंस काम करता है या उनके जो इशू हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने अभी बताया था कि जो ओल्ड एज में जो बूढ़े लोग होते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, और उनकी जो समस्या होती हैं क्योंकि वो जॉब छोड़ चुके होते हैं तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते हैं वो लोग, और साथ ही साथ उनकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छी नहीं होती हैं, उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। हमारे समाज में जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, इन सभी जगह पर प्रॉपर। और जैसे कि सबसे पहले देखेंगे ड्रग एब्यूज़, तो ड्रग एब्यूज़ के ऑलरेडी जैसे कि इसमें अल्कोहल, marijuana और हेरोइन, कोकीन, LSD, ये सभी की सभी चीज़ें इसमें आती हैं ड्रग एब्यूज़ में। और ओल्ड एज में अगर हम बात करें क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनको बता ही दिया कि लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है पब्लिक प्लेसेस में, और फैमिली स्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया है। जैसे कि जॉइंट फैमिली पहले हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। तो जॉइंट फैमिली में सब लोग रहते थे तो उनकी अच्छे से देखभाल हो जाती थी जो बूढ़े लोग थे। बट न्यूक्लियर फैमिली में वो लोग अलग रहते हैं तो उनको काफ़ी समस्या होती है, सोशल सपोर्ट भी कम मिलता है और उनकी सोशल इनक्वालिटी भी बढ़ जाती है, और जो हेल्थ केयर है प्रॉपर उनको मिल नहीं पाता है, एक्सेसिबिलिटी नहीं ज़्यादा है। तो ये सब समस्याएं हैं जो ओल्ड एज में। बेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आंकड़े मेंशन है कि 66% जितने भी, फॉर एग्जांपल 100 बेगर हैं, 100 भिखारी हैं, तो उसमें 66 तो ऐसे होते हैं जो लोग एबल्ड बॉडी होता है, मतलब कि वो लोग और कुछ काम कर सकते हैं, उनको अगर और कुछ काम दिया जाए तो काम कर सकते हैं, बट वो लोग भिखारी ही बन के काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें ज़्यादा पैसा है और ईजिली उसको भी कमा पाते हैं उससे पैसे। तो यहाँ पर कुछ फिगर मेंशन है कि ऐसा कि जो 5 लाख बेगर्स हैं इंडिया में, एंड दिस इज डिस्पाइट दैट फैक्ट द बेगिंग इज़ अ क्राइम। इसके बावजूद कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं उनमें बेगिंग को एज ए क्राइम माना गया है, उसके बावजूद भी 5 लाख ऐसे बेगर इंडिया में है।
और ओवर 71% ऑफ डेयरी बेगर्स आर ड्रिवन बाई पॉवर्टी। और मोर देन 66 बेगर्स आर एबल बॉडी। बताया कि वो लोग और कुछ काम कर सकते हैं बट वो लोग करते नहीं हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इश्यू आते हैं सोशल डिफेंस में। जैसे कि HIV एड्स अफेक्टेड पीपल, ऐसे लोग जो लोग इस प्रकार की इससे बीमारी से अफेक्ट होते हैं तो उनको क्या क्या समस्या होती हैं। जैसे कि HIV एड्स हैव फेस डिफरेंट प्रॉब्लम, जैसे कि ऑस्ट्रेसिज्म, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी की सभी चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन, सोशल आइसोलेशन, अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि लोग उनसे दूर हटते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैरिज में, शादी होने में प्रॉब्लम होती है, फैमिली कन्फ्लिक्ट होता है और फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता उनको, और इकोनॉमिक हार्डशिप हो जाती है, मतलब उनकी हालत अच्छी नहीं रहती है इकोनॉमिकली। और अगर फैमिली की बात करें कि उनकी फैमिली को क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है और हाउसिंग की बहुत दिक्कत होती है, रूम रेंट पे नहीं मिलता है इतनी ईजिली। अगर लोगों को पता हो कोई इनको एड्स या HIV इस प्रकार की कोई समस्या है। बेसिक नीड्स, होमलेसनेस और लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, ये सभी की सभी समस्याएं होती हैं। ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर कौन होता है? ट्रांसजेंडर बेसिकली हुज जेंडर आइडेंटिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेक्स असाइन टू दी डेम टू द बर्थ। जन्म के टाइम पे जो सेक्स असाइन होता है उससे उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो थोड़ी अलग होती है, वो उसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो उनके द्वारा कौन कौन सी समस्याएं फेस की जाती हैं उनको देखते हैं। जैसे कि ऑफकोर्स उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है समाज में, और रिजेक्शन भी उनको झेलना पड़ता है समाज में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पब्लिक प्लेसेस पे, हॉस्पिटल में, मॉल, रेस्टोरेंट, डांस फ्लोर, थिएटर, मूवी थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काफ़ी उनको इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन वो लोग सफ़र करते हैं। और रेप, एब्यूज़ ओरली और फिजिकली भी होता है उनके अगेंस्ट में। और फोर्सली पेरेंटल होम, और उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने पिता का जो माँ बाप का घर है उसको छोड़ दें और लोग साथ में रहें, अपने जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उनके पास जाके रहें। तो ये भी अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको समाज से निकाला जाता है और चाइल्ड नेमिंग की जाती है, और साथ ही साथ उनको प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ा जाता है। तो ये कुछ समस्या है ट्रांसजेंडर की। अब देखते हैं प्रिजनर्स। जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, जो जेल में कैद होते हैं, उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं। ओवर क्राउडिंग होती है, अर्थात एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऑफकोर्स उनको कुछ हेल्थ को लेकर के समस्याएं होंगी। साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, और गैंग एक्टिविटी होती रहती है, तो इस वजह से वो लोग उससे उनके जो गैंग और उसके साथ रेसिज्म और असल्ट भी होता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं प्रिजनर्स की। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जिसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है कि वो छोटे बच्चे अगर कोई अपराध कर देते हैं तो उनको इस कैटेगरी में डाला जाएगा अगर उनकी उम्र एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है। तो हम वही क्राइटेरिया देखेंगे कि क्या एज का क्राइटेरिया है जिसके बीच में उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोला जाएगा। ठीक है, उसी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो उसके आधार पर जो उसकी डेफिनेशन दी गई है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट कौन सा पर्सन होगा, कौन सा बच्चा होगा, अगर उसकी उम्र, यहाँ से देखिए आप, अगर उसकी उम्र 8 साल, 10 साल या 12 साल जो भी कंसिडर की जा रही है जुवेनाइल डेलिक्वेंटी के लिए, उससे अगर ज़्यादा है और उसकी जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो उम्र होती है उससे कम है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ इस प्रकार है कि अगर किसी व्यक्ति का केस क्रिमिनल कोर्ट में चला जाता है तो उसका मतलब है वो इंसान क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। अगर कोई बच्चा क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, उतना उसकी जो एज नहीं हुई, तो वो बच्चा इस कैटेगरी में आएगा, इसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। मतलब 8 साल से तो बड़ा है बट उसकी जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उम्र है वो उससे कम है। इसी वजह से ये जो पर्सन है जिसके द्वारा क्राइम किया गया वो आएगा डेलिक्वेंट, जुवेनाइल डेलिक्वेंट के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फॉर द यंगस्टर्स, जो इनिशियल हियरिंग होती है, जो जैसे कोई बच्चा है और उसके द्वारा कोई क्राइम किया गया तो उनकी जो इनिशियल हियरिंग होगी ना कोर्ट में,
दैट फॉर द एलिस्ट ऑफेंस यूजली अकर इन द जुवेनाइल, ठीक है, बट द कोर्ट में रिफ्यूज फॉर यूजिंग इस जुडिक्शन अंडर सर्टन कंडीशन एंड ऑर्डर ट्रांसफर टू द क्रिमिनल कोर्ट फॉर ट्रायल। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे क्राइम कर दिए जाते हैं जैसे कि रेप या जो बहुत खतरनाक, जो बहुत इस प्रकार के केसेस होते हैं, तो इस प्रकार के केसेस में जो कोर्ट होता है वो जुवेनाइल कोर्ट में ना भेज के डायरेक्ट उसको क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाता है ट्रायल के लिए, ठीक है, यही दिया गया है। और अगर उनकी उम्र जैसे कि ऑलरेडी बता दिया है कि अगर 8 साल 10 साल या 12 साल जो भी क्राइटेरिया उस समय है और जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा उस उम्र से ज़्यादा है और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उम्र से कम है, तो उसके बीच के जो भी एज ग्रुप है उसको बोलते हैं, जो जो आएगा उसमें डेलिक्वेंसी के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्या क्या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड इन पीयर्स, जो बच्चे अपराध करते हैं तो आपको यही बताना है कि अपराध करने के कारण जो होते हैं क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उनके अपराध बनने में, अपराधी होने में। फैमिली एंड फ्रेंड्स, अगर उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, पीयर्स जो हैं वो उस प्रकार के नहीं है या जो आसपास का एनवायरनमेंट है उस प्रकार का नहीं है, तो वो जो बच्चे हैं इस प्रकार के अपराध करना शुरू कर देते हैं। फैमिली का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है, अगर वो सही गाइडेंस देगी तो इस प्रकार के जो कृत्य किए जाते हैं बच्चों के द्वारा वो नहीं करेंगे। और इनएडिक्वेट एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, शिक्षा की कमी के कारण भी होता है। फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं, जो कम उम्र में जो बच्चे चोरी करने लगते हैं या क्राइम करते हैं उसके वन ऑफ द रीजन फाइनेंस क्राइसिस। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन मिलता है कभी कभी बिकॉज अगर उनके फ्रेंड ऐसे हैं, दोस्त उनके ऐसे हैं कि वो सब ये इस प्रकार के काम करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो कभी कभी बच्चे संगत में ऐसे काम करने लगते हैं, उनको मज़ा आता है, मोटिवेट होते हैं। नेबरहुड अगर डिपेंड करती है कि जैसे कि फैमिली मेम्बर हमेशा ही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे नेबरहुड में रहें जहाँ पर उनको अच्छा वातावरण मिले और इस प्रकार के कोई गलत काम में वो लिप्त ना हो, तो नेबरहुड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। सिनेमा, फोर्नोग्राफिक फिल्म एंड लिटरेचर, ये तो आपको पता ही होगा, इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों की परवरिश में, तो ये भी इसका मेन फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। जो स्ट्रीट और वर्किंग चिल्ड्रन होते हैं, जो बेसिकली जो स्ट्रीट में काम करते हैं, स्ट्रीट पर घूमते रहते हैं, तो उनको बेसिकली आपको बताना है, यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। सो स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन आर कॉन्सिक्वेंसेस, किस प्रकार से ये बनते हैं, स्ट्रीट जो बच्चे घूमते हैं स्ट्रीट में, वर्किंग चिल्ड्रन कैसे बनते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके। यही है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होती है उनकी, या फिर बाढ़ की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से बच्चे बाहर घूमने लगते हैं, रोडों पर घूमने लगते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, या फिर लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यू हैं वो लॉस हो जाती हैं, या मतलब जो बच्चे पेरेंट्स होते हैं बच्चों से दूर हो जाते हैं या बिछड़ जाते हैं, इस वजह से जो बच्चे स्ट्रीट पे घूमने लगते हैं इस प्रकार से। या फिर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, कभी कभी क्या होता है बच्चों के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है तो वो लोग घर छोड़ देते हैं। फिजिकल और मेंटल अब्यूज़, और फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ के कारण भी ये बेसिकली ये भी वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस है स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यूनिसेफ के अकॉर्डिंग इसको बेसिकली 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है बच्चों को, ठीक है, जो कि स्ट्रीट और वर्किंग कैटेगरी में आते हैं। 3 टाइप के, पहली वो कैटेगरी है कि जिसमें जो स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन हैं वो अपनी फैमिली से भाग जाते हैं और रास्तों में और स्ट्रीट पर रहना पसंद करते हैं अकेले। दूसरी कैटेगरी वो बच्चों की है जो कि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रीट पर व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं, बट लास्ट में इवनिंग में अपने वापस घर चले जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की है कि वो बच्चे जो अपनी फैमिली के साथ ही स्ट्रीट पर रहते हैं, ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है। और जो स्ट्रीट पे रहने वाले जो बच्चे होते हैं काफ़ी स्ट्रगल फेस करते हैं, तो उनकी जो जैसे कि बेसिक नीड, फूड को लेकर के, शेल्टर रहने के लिए, हेल्थ को लेकर के, कपड़ों के लिए, इस प्रकार की जो बेसिक नीड होती है उनके लिए भी काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल देखते हैं कि जिस प्रकार से हम जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है, जो बच्चों के द्वारा अपराध किया जाता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली, अगर फैमिली अच्छी है अगर, तो फैमिली का काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान होता है बच्चों को सही परवरिश देने में, ताकि वो किसी गलत रास्ते पे ना जाएं। तो ये भी वन ऑफ द प्रिंसिपल है, ताकि हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और सोशल इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट कोर्स, जैसे कि जो असेंबली होती हैं किसी कम्युनिटी की जहाँ पर आप रहते हैं, और वहाँ के संस्थान कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, उनका काफ़ी अच्छा योगदान होता है बच्चों की अच्छे परवरिश में। और नेक्स्ट है प्रमोट डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन। और ये तो ऑलरेडी जैसे कि इसमें लिखा ही है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही आपको प्रिवेंटिव मेजर उठाने पड़ेंगे, आपको सही एक ग्रुपिंग करनी होगी बच्चों की। सॉरी, प्रमोट डेलिक्वेंसी प्रिवेंशन। इसमें प्रिवेंशन आपका मतलब आपको शुरुआत से ही प्रिवेंटिव मेजर लेने होंगे, ताकि इस प्रकार की एक्टिविटी गतिविधि में बच्चे इन्वॉल्व ना हो। और इंटरवीन इमीडिएटली एंड इफेक्टिवली व्हेन डेलिक्वेंट बिहेवियर अकर। जैसे ही इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता है, बच्चों के द्वारा कोई गलत काम किया जाता है, कोई क्राइम किया जाता है, तो उसमें तुरंत ही उसमें इंटरवीन करना फैमिली के द्वारा, और उसको इफेक्टिवली उसको काउंटर करना। ओके, एंड नेक्स्ट आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्मॉल ग्रुप ऑफ सीरियस वायलेंट एंड क्रॉनिक जुवेनाइल ऑफेंडर्स। और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, जिस प्रकार के ऑफेंडर्स होते हैं, उनके द्वारा कोई क्राइम कर दिया जाता है, तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना और उनको आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, इसके माध्यम से जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक सेट ऑफ लीगल एंड एक सोशल इंस्टीट्यूशंस होती है। बेसिकली इसको बनाया जाता है ताकि जो क्रिमिनल लॉ है उनको इन्फोर्स किया जाए। विद उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिमिटेशंस होती हैं, उन सभी को सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए जो क्रिमिनल लॉ है उनको इस्टेब्लिश करना, उनको इन्फोर्स करना, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जा सके और क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। बिकॉज लास्ट में जो मेन पर्पज़ होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का यही है कि उसका जो क्राइम है उसको प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना, डिफरेंट टाइप के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इट कैन बी कैटेगराइज इंटू टू ग्रुप्स। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दो टाइप की कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला है स्टेट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सेकंड है फेडरल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। सो क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कि लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट क्या है, ये बेसिकली वो बॉडी है जैसे कि पुलिस वाले जो होते हैं, जो पुलिस के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाती है उसको बोलते हैं लॉ इन्फोर्समेंट। इसमें इनका काम होता है कि जो भी स्टेटमेंट है, जो क्राइम किया गया उनके द्वारा स्टेटमेंट लेना, और एविडेंस हैं उनको गैदर करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, और ऑफेंडर्स हैं उनको पकड़ना, उसके बाद उनको जेल करना। ये सभी के सभी काम होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी का। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या है? प्रोसिक्यूशन बेसिकली वो होता है लॉयर्स हु परफॉर्म द टास्क ऑफ डिफेंडिंग द स्टेट। जैसे कि किसी के द्वारा कोई क्राइम किया गया, तो सरकार की तरफ से जो वकील होगा ना, लॉयर होगा, वो उसे बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। ठीक है, जो कि विक्टिम को डिफेंड नहीं करता, वो सरकार को डिफेंड करता है। और इसी प्रकार से जो डिफेंस लॉयर कौन सा होता है? डिफेंस लॉयर वो लॉयर होता है जो कि जो क्राइम किया गया जिसके द्वारा क्रिमिनल है उसको डिफेंड करेगा सरकार के अगेंस्ट में। और कोर्ट क्या है? कोर्ट बेसिकली पता ही है आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और यही डिसाइड करता है कि जो फाइनल वर्डिक्ट देना है किसी पर्टिकुलर केस का, जो उसमें दोनों ही प्रोसिक्यूशन और डिफेंस लॉयर हैं, दोनों हैं, उनके उसके बाद फिर वो फाइनल वर्डिक्ट दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है करेक्शंस। सो आफ्टर सेंटेंसिंग कन्विक्टेड ऑफेंडर आर सेंट टू प्रिजन्स। जब उसको बेसिकली जब निर्णय दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, वर्डिक्ट दिया जाता है, तो उसको बाद में फिर जेल में भेजा जाता है। और इन अ कम्युनिटी और द प्रोफेशन और पेरोल विच आर नोन एज करेक्शन। मतलब या तो उसको जेल भेजा जाएगा बेसिकली जिस प्रकार का उसका क्राइम होगा। अगर उसका कोई बहुत ही हिरण्यस क्राइम है तो उसको जेल भेजा जाएगा। अगर कोई बच्चा है उसके द्वारा कोई छोटा सा क्राइम किया गया है तो उसको कम्युनिटी सेंटर भेजा जाएगा, प्रोविजन पीरियड पे भेजा जाएगा, पेरोल पे भेजा जाएगा।
तो ये सभी के सभी होते हैं करेक्शन सेंटर। ओके, जहाँ पर किसी क्रिमिनल्स के द्वारा कोई कृत्य किया जाता है तो उसको वहाँ रखा जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि उसको जेल में ही डाला जाए, डिपेंड करता है क्राइम किस टाइप का है। बट जहाँ भी जाएगा वो जो सेंटर जहाँ रहता है उसको बोलते हैं करेक्शन सेंटर। होप है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या होता है? अब प्रोविज़न और पेरोल दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली प्रोविज़न होता क्या है। प्रोविज़न बेसिकली ये कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि जो कोई क्रिमिनल है, उसके द्वारा कोई क्राइम किया गया है और अगर वो सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है और इस प्रकार का उसके द्वारा क्राइम किया गया है, कोई हिरण्यस क्राइम नहीं किया गया है, तो हो सकता है कोर्ट उसको एक प्रोविज़न पीरियड के लिए उसको छोड़ सकता है कि वो जाके अपने कम्युनिटी में रहे फ्रीली। बट उसको कभी कभी जो कंडीशन होती हैं प्रोविज़न की, जो कि कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं, इसे स्पेसिफाइड की जाती हैं, उसको मानना होगा। और साथ ही साथ जो प्रोविज़न ऑफिसर होता है उसको रेगुलर रिपोर्ट करना होगा। अगर इन कंडीशन को मानता है तो जो क्रिमिनल है, जो प्रोविजनर है, उसको उसको फ्रीली छोड़ दिया जाता है, वो कम्युनिटी में रह सकता है। ये इसे बोलते हैं प्रोविज़न। ये बेसिकली कोर्ट के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आप किसी के द्वारा कोई क्राइम किया गया उसको छोड़ दिया जाए, छोड़ा जाएगा, वो कम्युनिटी में जाकर रहेगा अपने। बट कुछ कंडीशन है, जैसे कि स्टेइंग एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपका जो घर है आप वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है आप कहीं भी फ्रीली मूव कर जाएं। रिपोर्टिंग टू द प्रोविजन ऑफिसर, आपको रेगुलर बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना होगा प्रोविजन ऑफिसर को कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, उस सभी के बारे में। और पेमेंट ऑफ फाइन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ, अगर आप घर पर रहते हैं, रेजिडेंस पे रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई आप ड्रग एल्कोहल लेते हैं तो उसका जो फ़ाइन है आपको पे करना पड़ेगा। और पर्सनल एक्विस्टेंस एंड रिलेशनशिप, इन सब के लिए भी फ़ाइन देना पड़ेगा। बेसिकली रेस्ट्रिक्शन है, इस पर फ़ाइन नहीं है, इस पर रेस्ट्रिक्शंस है। तो ये जो कुछ कंडीशन है इनको फॉलो करना पड़ेगा अगर प्रोविजन पीरियड में अगर कोई क्रिमिनल जाता है तो। अब देखते हैं पेरोल क्या होता है। सो पेरोल की अगर हम बात करें तो पेरोल का मतलब होता है कि किसी क्रिमिनल के द्वारा, किसी ऑफेंडर के द्वारा अगर वो जेल काट रहा है, अगर वो प्रिजनर है, प्रिजन में है, और अगर उसकी एक्टिविटी, उसकी हरकतें ठीक रहती हैं, अगर वो सही से बिहेव करता है वहाँ रहते रहते, तो कुछ परसेंटेज ऑफ उसने अगर सर्व कर लिया है अपना जेल में, तो उसको फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं पेरोल। बट उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पेरोल क्या मतलब क्या है। कि उसने कुछ पीरियड उसने सर्व किया होता है जेल में, तब उसको फिर वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो देखते हैं कि ये इसकी जो एक्टिविटी है ये अच्छे से कर रहा है और और समाज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कम्युनिटी को, तो ये इसको छोड़ दिया जाता है कि आप जाके आप रह सकते हैं। बट उसकी कुछ कंडीशन होती है। तो अगर हम बात करें पेरोल में और यहाँ पे प्रोविज़न देखा था, तो उसमें क्या डिफरेंस है सबसे बड़ा? तो यही डिफरेंस है कि पेरोल में कुछ हिस्सा आपको सर्व करना पड़ता है जेल में। बट प्रोविज़न में पीरियड में क्या होता है कि बेसिकली जो कोर्ट है वो पहले बोल सकता है कि इसको कम्युनिटी में जाके रहने के लिए फ्री है, वो अपने यहाँ घर पर रह सकता है। बट उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार के इसके कुछ कंडीशन है, जैसे कि जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करना, और जॉब और प्लेस ऑफ जहाँ पे आप रहते हैं, जो भी करते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, और जो भी एल्कोहल टेस्ट होता है, ड्रग टेस्ट होता है, उसको मैं पास करते रहना। और साथ ही साथ जो क्रिमिनल हैं उस एरिया में, यहाँ पर जो भी नॉन क्रिमिनल है उनसे दूर रहना और उनके कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना। और जहाँ पर आप रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के न जाना। नॉट लिविंग स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के नहीं निकल सकते। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस की है पेरोल की। अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्ट है दैट इज़ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 में आया था। और दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 2000। एंड इसमें बेसिकली इसको क्यों लाया गया था, इसका मेन रीज़न था कि बेसिकली जो दो प्रोविज़न थे। पहला तो जो बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो कैसे बच्चे जो कि घर से निकल जाते हैं या घर पर उनके देखभाल करने के लिए होता नहीं है, या उनके अगेंस्ट में कोई क्राइम किया जाता है, उनको हरास किया जाता है, तो ऐसे बच्चे, या फिर वो बच्चे जिनके द्वारा कोई क्राइम कर दिया गया है, जुवेनाइल हैं वो,
और किसी दे आर द कन्फ्लिक्ट विद लॉ, और उनके अगेंस्ट में किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल चार्जेज है, कोई IPC की धारा लगी हुई है, तो ऐसे बच्चे, तो इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना उनको, और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच के माध्यम से ये बेसिकली जो मैटर थे उनको एजुकेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस बनाई गई, कुछ ऐसे संस्थाएं बनाई गई जिनके माध्यम से बच्चों को रिहेबिलिटेशन पूरा हो सके। ठीक है, तो इस बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि चिल्ड्रन वैसे बच्चे जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और ऐसे बच्चे जिनके द्वारा कोई क्राइम कर दिया गया है। तो दोनों को ही ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर उनका रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है। तो इस प्रकार से इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली कैटेगरी है चाइल्ड इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें कौन से बच्चे आएंगे, उनकी कंडीशन क्या क्या होगी उसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब अगर सरकार के द्वारा कोई कानून लाया गया कि बच्चों को प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन दिया जाए, तो इसमें कोई भी अपने बच्चे भेज सकता है, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ कंडीशन होती हैं कि कौन से बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे और इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जैसे अगर उनका कोई वारिस नहीं है, मतलब उनका आगे पीछे कोई नहीं, ऐसे बच्चे, या फिर ऐसे बच्चे ऐसा मतलब ऐसे बच्चे इनके पास रह रहे हैं, उनको डर है कि उनको मार दिया जाएगा, या फिर अब्यूज़ किया जाता है उनको, या फिर निगलेक्ट किया जाता है, तो ऐसे बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन दी जाती है। या फिर उनको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, उनको देखभाल करने के कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को इसमें कैटेगरी में डाला जाता है। या फिर उनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया है और उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, और वो ऐसे बच्चे भाग गए हैं, एंड जो पेरेंट को ये बच्चे नहीं मिले हैं, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको भी इस कैटेगरी में डाला जाता है। या फिर हु इज़ और लाइकली टू बी अब्यूज्ड, टॉर्चर और एक्सप्लॉइटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ और इलीगल एक्ट, या ऐसे बच्चे जिन सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है उनके अगेंस्ट में, या इलीगल वर्क कराया जाता है, तो ऐसे बच्चों को भी, जो ऐसे बच्चे भाग जाते हैं, इनके अगेंस्ट में टॉर्चर होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो उन बच्चों को इस कैटेगरी में डाला जाता है। या फिर वो बच्चे जो किसी प्रकार की कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, जैसे कि कहीं तूफान आ गया, कहीं फिर इस प्रकार से अर्थक्वेक आ गया, तो बच्चे अपने घर से अलग हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी इस कैटेगरी में डाला जाता है। दूसरी कैटेगरी है चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसे बच्चे जिनके द्वारा कोई अपराध कर दिया गया है, तो उनके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ आर जुवेनाइल हु हैज़ एलिजिडली कमिटेड अ क्राइम, जिनके द्वारा कोई क्राइम किया गया है और वो IPC के अंतर्गत आता है क्राइम। ठीक है, तो ऐसे बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे। तो इसके लिए भी डिफरेंट टाइप की जो चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच है उसके माध्यम से बच्चों को रिहेबिलिटेट करना, ये सभी के सभी, और इसकी कुछ कंडीशन है उसको देख लेते हैं। अभी ये बेसिकली नेक्स्ट जो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। बेसिकली जो पहला वाला एक्ट था 2000 वाला, उसमें इसको बाद में अमेंड करके लाया गया। तो अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ अमेंड की गई उसको देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इसमें डाली गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि द एम टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लॉ, जो पहले वाला लॉ था उसको एग्जिस्टिंग था, उसको उसमें कुछ बदलाव करके लाया गया। पहला बदलाव क्या था कि इसमें जो एज ग्रुप था 16 से लेकर 18 तक का, अगर उनके द्वारा कोई हेनियस क्राइम किया जाता है, कोई बहुत ही ख़राब कोई गलत क्राइम किया जाता है, तो उनको भी एडल्ट माना जाएगा। ठीक है, उनका केस भी क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। ठीक है, तो ये पहली चीज़ थी। ठीक है, और इस एक्ट को कब इनेक्ट किया गया था, फोर्स में कब आया था, 15 जनवरी 2016। तो वही है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और मेंशन थी कि अगर कोई बच्चा की उम्र कम है, बट अगर वो धीरे धीरे उसकी उम्र 21 हो जाती है और वो केस चलता रहता है, तो बाद में वो केस बेसिकली इसके चलेगा, जब एज उसकी 21 हो जाएगी तो उसका केस चलेगा क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पर एडल्ट के लिए चलता है। तो ये एक चीज़ दोनों को, इन दो चीज़ों को, दो प्रोविज़न को इसमें ऐड किया गया था। पहला तो ये है कि जो 16 से 18 तक के बच्चे थे, अगर उनके द्वारा कोई हेरोनियस क्राइम किया जाता है, कोई ख़राब क्राइम किया जाता है, जैसे कि रेप हुआ, तो उनका केस चलेगा क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, या ऐसे बच्चे जिनकी उम्र कम है बट धीरे धीरे वो इस एज पे आ जाते हैं 21 पे, और उस समय उस केस चल रहा होता है, तो वो केस आपका चलेगा कहाँ पर, क्रिमिनल कोर्ट में।
तो ये चीज़ दोनों को मेंशन किया गया था। अब देखते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इस्टेब्लिश की गई एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी बनाई गई। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट में मेंशन किया गया था। और जो आईजेबी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, इसका पहला काम क्या था, प्राइमरी इसका जो था कि इंक्वायरी करना, ये डिटरमाइन करना कि जो जुवेनाइल ऑफेंडर है क्या वाकई में वो जुवेनाइल है या नहीं है, क्या उसको अडल्ट माना जाएगा या फिर उसको, अगर अडल्ट है तो उसका ट्रायल्स क्रिमिनल कोड में होगा, या फिर बच्चा है तो उसका रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाएगा। तो पहली जो इंक्वायरी है, प्राइमरी इंक्वायरी, ये आईजेबी के द्वारा की जाती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा, जेजेबी है। और CWC जिसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोला गया, इसका गठन किया गया हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इसके माध्यम से ऐसी संस्थाओं को डिटरमाइन करना, इंस्टीट्यूशनल केयर एंड प्रोटेक्शन, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, बच्चों के लिए वो प्रॉपर प्रोटेक्शन और केयर इनके माध्यम से दिया जा सके, और उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करना। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स, और साथ ही साथ जो माँ बाप चाहते हैं कि वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इसी के अंतर्गत आएगा, CWC के अंतर्गत। ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंतर्गत अगर किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है तो ये इस कैटेगरी के अंदर आएगा वो।